नमस्कार साथियों। एग्जाम हेल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेगा टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड के लिए समाप्त जो है शुरू हो चुकी है और उसका आज टेस्ट नंबर 1 हमारा पूर्ण हुआ। और उस टेस्ट नंबर 1 में केमिस्ट्री पोर्शन के जो पर्सन्स हैं उनको अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। केमिस्ट्री पोर्शन में जो हमारा पहला जो टॉपिक वाइज टेस्ट था उसमें टॉपिक थे हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन, और उसके साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक था। ठीक है, तो उसमें हमने जितने संभावित क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने इसमें शामिल किए। एक दो टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम जो हमारा मेजर टेस्ट जो होगा पहला उसमें हम स्टार्ट उसको शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो आज केमिस्ट्री की अपन चर्चा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये हमारी एक 2.0 टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर कोई इसको ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार ये मेगा टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल 60 टेस्ट होने हैं हमारे, 5 टॉपिक वाइज होंगे और 2 जो है मेजर टेस्ट होंगे। और बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ आपको सेकंड ग्रेड के लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। और वो क्वेश्चंस ये मानो आपको उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस के आपके पेपर आने वाला है। हमारी जो मेगा टेस्ट सीरीज है उसके ऑफलाइन सेंटर हमने 4 रखे हैं, जोधपुर, जयपुर, सूरतगढ़ और सीकर रखे हैं। अगर इसके अलावा आप कहीं इसको ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो है हमारी बुक्स है फिजिक्स की, जिसमें आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है। अगर आप ये फिजिक्स की बुक सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन का फायदा होने वाला है मेन एग्जाम के अंदर। बहुत अच्छी रामबाण बुक है, आप जरूर इसका अध्ययन करें, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से लिखी गई है। इसी प्रकार ये हमारी केमिस्ट्री की बुक है जो आपने देखी होगी, और अभी इसका अपडेट वर्जन आया है, वो जो पीछे वर्जन था उससे भी लेटेस्ट वर्जन है। और उसमें आपके जो एग्जाम है संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट 2024 कॉलेज लेक्चरर उसके पर्सन शामिल किए गए। इसके अलावा एनसीईआरटी की पूरी व्याख्या जो है इसमें सार संग्रह के रूप में दे रखी है, व्याख्या के रूप में दे रखी है। तो अगर एग्जाम से 15 दिन पहले भी अगर आप इस बुक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो ये आपको एक तो आपकी पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करा देगी, और दूसरा इसमें से पूरा पेपर आपका केमिस्ट्री का सेट होने वाला है। यानी कि जितने भी संभावित इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट्स है वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल किए गए, उनकी व्याख्याएं शामिल की गई। उनके अलावा जो बचा है वो हमने एनसीईआरटी सार संग्रह के रूप में दे दिया है। यानी कि ये पूर्णतः 11th और 12th की एनसीईआरटी को पूर्णतः शामिल कर रही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसमें अच्छी तरह से वर्णित की गई है। तो आप इस बुक को जरूर एक बार मेरे कहने से अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये बुक्स आपको एग्जाम के अंदर जब आप एग्जाम दे करके आए तब आप इसके क्वेश्चंस में लाएं, उसका देखें कि कितना पेपर इस बुक के अंदर से आया है, और आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ पे मिलने वाला। लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि 90 से लेकर 95% पेपर केमिस्ट्री का आपका इस बुक से आने वाला है। बहुत अच्छी लिखी गई बुक्स है, आप इसकी जरूर स्टडी करें। ये बुक्स लेने का सिस्टम जो है वो बता रखा है हमने भी, किस प्रकार बुक प्राप्त कर सकते हैं आप। तो अगर आपको बुक लेनी है तो आप इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप यहाँ से जो है अपनी बुक्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं भी राजस्थान में ऑफलाइन नहीं मिलने वाली है। ये आपको ऑफलाइन केवल सूरतगढ़ में ही हमारे सेंटर पे मिलेगी, या फिर आपको हम सेंटर से बाय पोस्ट यहाँ से हम भेजते हैं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है मेगा टेस्ट सीरीज का। स्टार्ट करते हैं अपन। ये आपको इस तरफ कुछ स्पीसीज दे रखी है और उसके सामने उनकी विशेष प्रॉपर्टी से संबंधित एक जो है आपको हेडिंग दे रखी है, आपको इनके साथ सुमेलित करना है। तो पहले स्पीसीज देखें तो इन सब में आयरन के बारे में बात हो रही है। इन सब में आयरन का एटॉमिक नंबर देखो सब में सेम है, लेकिन मास नंबर सबके क्या है, अलग अलग है। जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप होते हैं। तो फर्स्ट का क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखें तो इन दोनों में एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, लेकिन दोनों के मास नंबर सेम है। और मास नंबर जिनके सेम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसोबार यानी कि समबारिक कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। इसी प्रकार आप तीसरी स्पीसीज देखें, जेरेमेनियम और आर्सेनिक देखें, तो इन दोनों के देखो न तो एटॉमिक नंबर सेम है न इनके मास नंबर सेम है। तो इन दोनों में अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो इन दोनों के लिए अगर मैं ए माइनस जेड का डिफरेंस निकालूं जो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, तो इसका ए माइनस जेड आएगा 44, इसका भी कितना आएगा 44। यानी कि इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, और जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको हम आइसो न्यूट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जिसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर यूरेनियम 235 और यूरेनियम थोरियम 231 देखें तो इन दोनों के नए तो मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, और नए इन दोनों के मास नंबर सेम है। ठीक है, बाकी अगर इनके देखें हम न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो यूरेनियम जो 235 है, तो यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन कितने आएंगे, देखो इसको घटा लो आप, कितने आ जाएंगे, 5 में से 2 के कितने आ जाएंगे, 3 के। यहाँ आपके 13 13 13 में से 9 के पीछे कितने बच गए, 4।
यहाँ कितना बचेगा 1, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन आएंगे 143। इसी प्रकार थोरियम में न्यूट्रॉन देखिए हम 131 माइनस 90 करें, है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 141, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम नहीं है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है तो हम ये देखते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर देखें। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या तो है किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन कितने आएंगे, देखो 1 14 में से 9 के कितने आएंगे 5, 51 आ गए। इसमें देखो कितने आएंगे 1 और 14, ये 141 है। ठीक है ना, ये 5, यानी कि इन दोनों में जो है वो अपने ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बराबर है। और इन दोनों का डिफरेंस बराबर है तो ऐसे स्पीसीज है जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस बराबर होता है ना, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोडाइफर। क्या कहते हैं उनको, आइसोडाइफर कहते हैं। तो ये क्या चीज होगी, आइसोडाइफर। तो आपको यहाँ पर आइसोडाइफर के बारे में जानने को मिला है कि आइसोडाइफर वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे वाला देखें तो ये देखो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है, इन तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर सबके क्या अलग अलग है, इसलिए ये आपस में क्या कहलाएंगे, समस्थानिक, यानी कि इसका भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का ए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर, ठीक है, 4 डेफिनेशंस आपकी क्लियर होती है। इसके अलावा इसमें एक डेफिनेशन और होते हैं जिसको बोलते हैं आइसो एस्टर्स। ठीक है, आइसो एस्टर्स कौन से होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसो एस्टर्स बोलते हैं। तो ये 5 ही स्पीसीज होती है जो पांचों के बारे में हमने यहाँ पे ऐसी तरह चर्चा कर ली। ठीक है ना, आइसोस्टार्स, आइसोस्टार्स। ठीक है, ये क्या होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, सेम हो, उनको क्या बोलते हैं, आइसोस्टार्स बोलते हैं। ठीक है, जिनमें परमाणु और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, है ना। क्या लिखेंगे इसमें, परमाणु व इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान। ठीक है, ये सारी चर्चाएं हमने बुक में एक जगह कर रखी है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं आइसो एस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में 5 डेफिनेशंस क्या करता है, कवर करता है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिलने वाले जो आपके सेकंड ग्रेड के लिए पूर्णतः क्या रहेंगे, समर्पित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2, यदि हाइड्रोजन में प्रथम कक्षा की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो द्वितीय कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, है ना। तो अगर अपन बोर नियम के अनुसार, ठीक है, अगर ऊर्जा निकालें किसी भी कक्षा में तो वो क्या होती है -13.6। ठीक है, किसी भी एनवी कक्षा के अंदर ऊर्जा निकाले तो वो होती है आपके Z²/n² किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसी भी एनवी कक्षा के अंदर। ये ऊर्जा निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये कह रहा है कि अगर प्रथम कक्षा में ऊर्जा यानी कि जब n का मान 1 है तो कितना आएगा, हाइड्रोजन के लिए z का मान 1 होता ही है, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि कितना आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मान लिखा है इसने, प्लस में मान रखा है। तो द्वितीय कक्षा की ऊर्जा यानी कि E2 क्या होगी, तो E2 किसके बराबर होता है, -13.6 इंटू जेड का मान 1 रहेगा और इसका मान कितना हो जाएगा 2 की स्क्वायर, यानी कि 13.6 गुणा 1/4। जब इसको भाग दोगे तो माइनस का कितना आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो ऊर्जा होती है वो समानुपाती होती है Z² और व्यतिक्रमानुपाती किसकी होती है, n² के बराबर। यानी जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बोर सिद्धांत के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन का 5वीं कक्षा में समय क्या होगा ना। तो बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां उसका कोणीय संवेग जो MVR होता है वो NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है 5वीं कक्षा के अंदर, यानी कि 5h/2π। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 2.5π/2.5h/π, यानी कि कौन सा आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट होता है जिसका मान कितना होता है 6.62 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड होता है। ठीक है ना, तो ये जो है बोर की परिकल्पना पर एक आधारित प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +2 के द्वितीय बोर कक्षा में त्रिज्याओं का सही क्रम कौन सा है। तो अगर इन सबको ध्यान से देखें तो सारे के सारे जो है मोनो इलेक्ट्रॉनिक जो है स्पीसीज है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो इनकी त्रिज्याओं का क्रम पूछा है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है 0.529 इंटू
एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये किसमें, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, अब देखो यहां बात हो रही है कि ये अलग स्पेसिस दे रखी है, द्वितीय बोर कक्षा, मतलब एन का मान सबके लिए क्या हो गया, 2 हो गया। एन का मान तो सबके लिए क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एन का मान तो हो गया सबके लिए 2 हो गया। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर बटा में जेड। अब जेड सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है, 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3 और बेरिलियम के लिए 4। यानी कि जिसके लिए जेड का मान कम होगा उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, और जिसके लिए जेड का मान ज़्यादा होगा उसकी त्रिज्या कम होगी। तो सबसे कम जेड किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो सबसे ज़्यादा त्रिज्या किसकी होगी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के बाद में किसकी त्रिज्या होगी, हीलियम प्लस की। उससे बाद में किसकी त्रिज्या होगी, लिथियम प्लस 2 की। और उसके बाद में किसकी त्रिज्या होगी, बेरिलियम प्लस 3 की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे जेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे त्रिज्या का मान क्या करता जाएगा, घटता जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो, अगर जेड बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी। त्रिज्या जो है जेड के क्या होती है, वही अनुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न 3 इलेक्ट्रॉन संक्रमण दे रखे हैं, n बराबर 2 से n बराबर 1, n बराबर 3 से n बराबर 2, n बराबर 4 से n बराबर 3 में आ रहा है। ठीक है ना, किस संक्रमण में अधिकतम तरंगदैर्ध्य का फोटोन उत्सर्जित होगा, है ना। तो देखो लैम्डा मैक्सिमम कब आता है, ठीक है, जब ऊर्जा का अंतर कम होगा। जिस संक्रमण में ऊर्जा का अंतर कम होगा वहां लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों होगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्डा, यानी कि लैम्डा जो है एनर्जी की वितरणपाती होता है। जब लैम्डा अधिक तो होगा तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी कि जिसके लिए ऊर्जा अंतराल सबसे कम होगा, ठीक है ना, उसके लिए जो है तरंगदैर्ध्य सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अगर n बराबर 2 से n बराबर 1 में आए, कहाँ से आए, n बराबर 2 से n बराबर 1, n बराबर 2 में कितना होता है, -3.41 माइनस माइनस 13.6, अंतराल कितना होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। ठीक है, n बराबर 3 से आए तो n बराबर 3 में पहले हमें ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, -13.6 इंटू, ठीक है, बात किसके लिए हो रही है, हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है। ठीक है, 1 स्क्वायर बटा 3 का मान कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो 9 का अगर लेंगे तो ये आएगा 1.51, लगभग इतना ही आएगा। 9 1 9, पीछे कितने बच गए, 4, है ना, 1.51 आएगा। यानी कि ठीक है इसमें, और 4 में कितना आएगा, 3.4। तो 3 से किस में आए, 2 में, 3 से 2 में आए तो -3.4 माइनस माइनस 1.51, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका जो है, एक मिनट सॉरी, अच्छा 3 में कितना था अंतर अपना, -1.51 माइनस माइनस 3.4, तो ये आ जाएगा 3.4 में से, ठीक है, 1.5 घटा लो तो कितना आएगा, 1.9 आ जाएगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n बराबर 4 से n बराबर 3 में है ना, भी n बराबर 4 का मान कर दे तो 4 में देखो यहाँ रखोगे। ठीक है, तो 4 के अंदर कितना आएगा ये, अच्छा 4 का मान रखोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये लगभग पॉइंट है, आपको कितना आ जाएगा, 13.7 भाग देंगे तो पॉइंट ये मान लो आप, लगभग 0.80 आ जाएगा, है ना, 8 4 मान लो। ठीक है, तो n बराबर 4 से माइनस 0.84, फिर माइनस माइनस 3 में कितना मान था, 1.51, तो ये अंतर कितना आएगा, देखो इसमें अंतर जो आएगा वो आपका आएगा 1.51 माइनस 8 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 11 में से 4 के बीच कितने बच गए, 7। ठीक है, और यहाँ पे कितने बच गए आपके, 4 4 में से 14 से 8 के कितने थे, 0.67 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो बताओ सबसे कम ऊर्जा अंतराल किसमें है, सबसे कम ऊर्जा अंतराल इसमें है, तो इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसके लिए ऊर्जा अंतराल क्या है, मिनिमम। अगर ऊर्जा अंतराल मिनिमम है तो लैम्डा क्या होगा, इसके लिए मैक्सिमम होगा। अच्छा आवर्ती पूछ ले तो वो क्या होगी, यहाँ पे मिनिमम होगी। ठीक है, तो अधिकतम तरंगदैर्ध्य किसके लिए होगी, वो तीसरे संक्रमण के लिए होगी। ठीक है, किसमें इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या में न्यूनतम परिवर्तन होगा, है ना। अब कक्षा की त्रिज्या त्रिज्या किसके बराबर होती है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड सबके लिए सेम है, बात है एन के लिए। ठीक है, जब एन बराबर 2 से एन बराबर 1 में आएगा, ठीक है, तो यहां पर एन का मान कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि जिसके लिए अगर एन का मान, देखो इसके लिए बात करें फर्स्ट ऑप्शन के लिए, एन बराबर 1 में त्रिज्या कितनी होगी, 0.529, ठीक है, 2 में कितनी होगी
2 में होगी, आपको इसको किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, ठीक है, यानी कि 0.529 4 - 1 कर दो, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे के लिए बात करें तो 0.529, ठीक है, 3 से, यानी कि 9 - 4, ये कितने से गुणा हो जाएगी, 0.529, ये कितने से गुणा होगा, 5 गुणा 0.529, ठीक है। अच्छा, तीसरे के लिए बात करें 4 से, है ना, तो 0.529 बार कॉमन आ जाएगा, 4 मतलब 16 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9, कितना अंतर आएगा इसका, इसका अंतर आएगा 7 का, तो 7 गुणा 0.529, तो बताओ सबसे न्यूनतम परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, यही तो हो रहा है ना, तो न्यूनतम परिवर्तन किस में हो जाएगा, 1 में हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे है। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना है तो देखो त्रिज्या वाला तो हम शॉर्टकट ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एनर्जी के लिए, है ना, तो एनर्जी हमने क्या लिखी थी, एनर्जी बराबर होती है -13.6 Z²/n², ठीक है। अब देखो जहां n का मान ज्यादा होगा वहां त्रिज्या का मान, है ना, n का मान ज्यादा होगा तो एनर्जी का मान ऋणात्मक क्या आएगा, कम आएगा, सीधी सी बात है। ऋणात्मक कम आएगा तो मतलब ऊर्जा अंतराल क्या करेगा, बढ़ेगा, और ऊर्जा अंतराल बढ़ेगा तो वहां पे लेमडा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपको बस उसी शॉर्टकट तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि जहां अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हम ऐसे, है ना, एनर्जी समानुपाती Z²/n², अगर जहां n का मान ज्यादा होगा तो ऋणात्मक मान घटेगा, यानी कि n का मान बढ़ने पर ऊर्जा क्या करेगी, कम होगी। तो यहां से यहां ऊर्जा का अंतराल क्या होगा, कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे n का मान छोटा है, यहाँ पे n का मान और छोटा है, तो यहाँ सबसे कम ऊर्जा अंतराल होगा क्योंकि यहाँ पे n के मान क्या है, बड़े हैं, है ना, और n के मान बड़े हैं तो सबसे कम ऊर्जा अंतराल होगा, इसलिए इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगी, ठीक है। तो मैं एक बात सीधी सी कह सकता हूं कि जो अधिकतम तरंगदैर्ध्य है ना, ऐसे कह सकते हैं कि लेमडा मैक्सिमम जो है ये समानुपाती होगा डेल्टा ई के, व्युत्क्रमानुपाती, है ना, बी लेमडा मैक्सिमम कब होगा, जब डेल्टा ई क्या होगा, मिनिमम, और डेल्टा ई मिनिमम क्या होगा, जब है हाई वैल्यू ऑफ, मैं देखो अंतरी बात कर रहा हूं, है ना, हाई वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें लेमडा मैक्सिमम क्या होगा, लेमडा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg और वेग 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड है, यदि वेग में अनिश्चितता 0.1% है ना, यानी कि वेग में अनिश्चितता डेल्टा निकाल रखी है, ठीक है, देख कितने रखे, 2.2 × 10⁶ दे रखे, 0.1% है, यानी कि ये तो वेग में, वेग टोटल कितना होगा, ठीक है, पॉइंट स्पॉट तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2.2 गुना ये आ जाएगी आपके 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ये वेग में अनिश्चितता ये है, ठीक है, 0.1% ये, तो अब वेग कितना है इसका, 0.2 गुना 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड है। तो इस स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, है ना, तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से क्या होता है कि डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन या इक्वल होता है किसके, h/4π के, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्थिति में अनिश्चितता निकालनी है, डेल्टा x निकालना है ग्रेटर देन h/4π इंटू डेल्टा पी, ठीक है। तो मैं ये मान रखता हूँ h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, 2 × 10⁻⁻34 ये मान रख दिया, बटा में 4, पाई का मान 3.14, ठीक है। डेल्टा पी क्या होता है, द्रव्यमान गुना डेल्टा, द्रव्यमान कितना है 1.9.1 टन के माइनस से 31 इंटू डेल्टा वी कितना है 2.2 इंटू 10⁻³ जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास नैनोमीटर में आएगा 26 नैनोमीटर, यानी कि आंसर नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित एक न्यूमेरिकल था, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य चुंबकीय और द्विगुणित क्वांटम संख्या, है ना, जब हम कोई परमाणु के बारे में पढ़ते हैं तो परमाणु में अगर किसी इलेक्ट्रॉन की हमें सही स्थिति चाहिए कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलने वाला है, तो हम क्या करते हैं, चुंबकीय जो है क्वांटम संख्या का अध्ययन करते हैं, और वो क्वांटम संख्या कितनी होती है, 4, कौन कौन सी, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, है ना। मुख्य क्वांटम संख्या को हम किससे लिखते हैं, एन से, एजीमुथल यानी द्विगुणित क्वांटम संख्या किसे लिखते हैं, एल से, और चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे लिखते हैं, एम से, और चक्रण क्वांटम संख्या किसे लिखते हैं, एस से। तो ये चारों क्वांटम संख्या क्या करती है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करती है। और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये कहता है कि अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है, चौथी क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती, अर्थात एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो भी विपरीत चक्रण के हो सकते हैं। ये पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से क्लियर होता है, ठीक है। अब एन क्या बताता है, एल क्या बताता है, एम क्या बताता है, तो एन जो है ये आकार के बारे में बताता है, ठीक है ना, साइज के बारे में, और ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास के बारे में,
द्विगुणित क्वांटम संख्या क्या बताती है? आकृति के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर L का मान 0 है तो गोलाकार होगा, L का मान 1 है तो P यानी कि द्विडंबलाकार होगा, और L का मान 2 है तो D यानी कि P है तो डंबलाकार और D है तो द्विडंबलाकार होगा। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया इसका? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, S बराबर प्लस हाफ वाले अधिकतम 3D इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 3D है ना, तो 3D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? हमें पता है कि D जो होता है, D उपकोष होता है, उस D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये दो प्रकार के होंगे, एक तो होंगे प्लस हाफ चक्रण वाले और एक होंगे माइनस हाफ चक्रण वाले। कितने कितने? 5 5, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्लस हाफ वाले कितने होंगे? तो 5 ही होंगे। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। अब डी में अधिकतम डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं? 2 इंटू 2L+1 के मान से इलेक्ट्रॉन संख्या 2 इंटू, है ना। डी के लिए L का मान कितना होता है? 2 होता है, तो कितना आ जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उस 10 में से 5 तो जो है आपके धनात्मक चक्रण के होंगे और 5 ही ऋणात्मक चक्रण के होंगे, या इनको ऐसे कहें कि 5 जो है वो आपके दक्षिणावर्त चक्रण के होंगे, 5 वामावर्त चक्रण के होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 8 नंबर हो गए। डीजेड स्क्वायर कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, है ना। तो डीजेड स्क्वायर कौन सा होता है? जिसके लिए m का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो अकेले डीजेड स्क्वायर कक्षक है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, और वो भी क्या होंगे? विपरीत चक्रण के होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 नंबर आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्याओं का समुच्चय सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो देखो, अगर बात करें अपन, है ना, तो अगर n का मान 3 है, n का मान क्या है? 3 है, तो L का मान कितना होगा? 2 हो सकता है, ठीक है। L का मान 2 है तो m का मान जो है ना, -2 -1 0 +1 +2 हो सकता है। ये 5 मान हो गए, ठीक है। अच्छा, ये s का मान +-1/2 हो सकता है, ठीक है। देखो m का मान 1 संभव है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। ये -1/2 हो सकता है, बिल्कुल सही है। 3 2 1 0 नहीं हो सकता, तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो गया, ठीक है। 5, अगर n का मान 5 है तो L का मान 2 हो सकता है, बिल्कुल सही। और m का मान, अगर L का मान 2 तो m का मान -1 हो सकता है, बिल्कुल सही है। देखो, ये -1 हो सकता है और प्लस हाफ हो सकता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान 3 है तो इसके लिए संभव चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, है ना। अगर L का मान 3 है तो L का मान 3 है तो m का मान क्या होगा? m का मान -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 मान संभव हो गए, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? सी नंबर आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये जो ऐसे प्रकार के जो प्रश्न है ना, क्वांटम संख्या कौन सा मान संभव होगा, कौन सा मान संभव नहीं होगा, या कितने मान हो सकते हैं, ये सारी हमारी जो केमिस्ट्री की बुक है एग्जाम एलपी, उसमें मैंने अच्छी तरह उसकी डिटेल दे रखी है व्याख्या के अंदर। पिछले एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे और उसकी व्याख्या हमने नीचे पूरी एक जगह एक साथ दे रखी है। तो आप अगर वो बुक पढ़ लेते हैं तो आपका क्वांटम संख्या से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। और आपको पता है कि क्वांटम संख्या पे 1% जो है पक्का एग्जाम में 100% आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पीएक्स कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ शून्य नहीं है? शून्य कहाँ नहीं होती? पीएक्स इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, ना। तो पीएक्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? एक्स एक्स के अनुदिश होते हैं, ठीक है। एक्स एक्स के अनुदिश होंगे तो जो एक्स वाई तल है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो है शून्य प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि एक्स वाई तल ये इस प्रकार से है ना, ये एक्स है तो ये इससे पी कक्षक रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? एक्स और वाई तल के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे। तो एक्स वाई तल में इनकी इलेक्ट्रॉन की जो संभावना शून्य कभी भी कहाँ शून्य नहीं है, तो वो एक्स और वाई तल में नहीं है। बाकी वाई जेड भी होंगे, वाई दिशा में इलेक्ट्रॉन संख्या शून्य होगी, जेड में भी क्या होगी? शून्य होगी प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 13, n बराबर 5 m बराबर 1 वाले p कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? n बराबर 5, अगर n का मान 5 है तो सीधी सी बात है l का मान कितना होगा? 4, क्योंकि l का मान जो है वो किसके बराबर होता है? n-1 के बराबर होता है। l का मान अगर 4 है तो m का मान कौन कौन से संभव है? -4 -3 -2, ठीक है, -1 0 +1 +2 +3 +4 और +4 तक, ठीक है। तो ये कह रहा है कि m बराबर 1 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। देखो 4 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कक्षक होंगे टोटल, ठीक है। तो इस अकेले एक वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो एक कक्षक में तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही तो आ सकते हैं,
और दोनों ही क्या होंगे, विपरीत चक्रण क्या होंगे, तो आंसर नंबर क्या होगा इसका 2, यानी कि बी नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वांटम संख्या में हमने हर प्रकार के क्वेश्चन शामिल करने का प्रयास किया है। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं, क्वांटम संख्या का कोई क्वेश्चन नहीं बचे, जितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हुंड के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। अब हुंड का नियम क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन को हम तटस्थ अवस्था में भरते हैं तो पहले कोई भी उपकोष है उसमें अगर कक्षक है तो पहले सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित भरे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और जैसे सारे कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसके बाद में उनका युग्मन क्या होगा, प्रारंभ होगा। ठीक है, तो संभव नहीं है, तो 1s2 2s2 संभव है, 1s2 2s1 संभव है, 1s2 2s2 2px में पहले आ गया, फिर z में आ गया, यानी कि एक एक अयुग्मित आ रहे हैं, तो 1s2 2s2 अब 2px में दोनों आ गए, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, है ना, तो ये संभव नहीं है भी। अगर 2p की बात करें तो p में कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं p उपकोष में ना, 1 2 3, मान लो ये px है, ये pz है, ये py है। ठीक है, तो अब ये अगला इलेक्ट्रॉन जो है ना 2px में नहीं आएगा, पहले py या pz में जाएगा, तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये तो कह रहा है भी आपने ये भर दिए, यहाँ आपने जो है इसका किया ही नहीं। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो आंसर नंबर क्या हो गया इसका, डी नंबर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, 3s तथा 2p कक्षकों के लिए त्रिज्यीय नोड, त्रिज्यीय नोड जिनको हम क्या कहते हैं, रेडियल नोड कहते हैं। ठीक है, और इसी का एक नाम और होता है, इसको स्फेरिकल नोड बोलते हैं। ठीक है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं नोडल सरफेस। ठीक है, ये किसके बराबर होते हैं, इसका मान होता है n माइनस एल माइनस 1 के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको एंगुलर नोड निकालना हो तो इनकी है ना व्याख्या अपने बुक में बहुत अच्छी तरह दे रखी है। एंगुलर नोड निकालना हो या आपको निकालना हो नोडल प्लेन, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला किसके, ये किसके बराबर होते हैं, एल के बराबर। ठीक है, तो इन सब की व्याख्या अपने बुक के अंदर अच्छी तरह दे रखी है। अब पूछ रहा है 3s के लिए, तो 3s के लिए है ना त्रिज्यीय नोड पूछा है, किसके लिए, 3s के लिए। 3s के लिए n का मान 3 हो गया, l का मान 0 हो गया, इसका 1, तो कितना आ जाएगा 2। 2p के लिए, 2p के लिए n का मान 2 हो गया, l का मान 1 हो गया, माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की व्याख्या निम्न में से किसके द्वारा दी जाती है ना, भी नाइट्रोजन परमाणु में जो 2p3 होता है उसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी व्याख्या अपन कौन से नियम से देते हैं, इसकी व्याख्या देते हैं अपन हुंड के नियम से, जो अभी अपन पीछे पढ़ के आए थे। ठीक है, जो अपने क्वेश्चन नंबर किया था 14 नंबर किया था, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास गलत है, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है ना, तो 10 2 12 3 15 सही है। कॉपर एटॉमिक नंबर 29 है ना, तो 18 10 28 रहेगा 29 बिल्कुल सही है। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, ठीक है, तो देखो 18 2 20 और 2 22 सही है। वेनेडियम 23 20 2 22 तो 24 हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 3s1 आएगा, है ना, 4s1 आएगा। ठीक है, सॉरी 4s2 आएगा लेकिन 3d1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया, है ना। तो ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास का टॉपिक आप ध्यान से देखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह उच्चतम ऊर्जा दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे n का मान 3 है, सॉरी, कौन सा जो है उच्चतम ऊर्जा दर्शाता है ये। ठीक है, तो ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा कौन सा दर्शाएगा, देखो, है ना, अधिकतम ऊर्जा कौन सा दर्शाता है, जिसके लिए n+l का मान क्या हो, उच्च हो, उसके लिए ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर n+l का मान समान आ गया, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या होगा, जिसके लिए n उच्च होगा उसके लिए ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, तो यहाँ n+l देखें तो यहाँ पे n+l कितना है 0, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 5, तो आंसर नंबर कौन सा हो गया इसका, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये पेपर के अंदर जो है ये n का मान यहाँ पे 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ऊर्जा कोष के उपकोष की ऊर्जा का आरोही क्रम निम्न के द्वारा व्यक्त किया जाता है ना, समान ऊर्जा कोष के उपकोष की ऊर्जा का आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, तो बढ़ता क्रम कैसे करते हैं, डिसाइड किससे करते हैं, n+l नियम से।
ठीक है। और एन प्लस एल के नियम में किससे करते हैं, एल के घटते मान से या एल के बढ़ते मान से, एल के बढ़ते मान से करते हैं ना। जैसे एस है, एस पी डी एफ, तो ये एल के, इनके लिए एल का मान 0 1 2 3 होता है ना, तो एल के बढ़ते मान के अनुसार क्या करते हैं हम, ऊर्जा का डिसाइड करते हैं ओबो नियम से। ठीक है। निम्न क्वांटम संख्याओं के साथ संभव अधिकतम कक्षकों की संख्या क्या होगी। ठीक है। एन का मान 3 है ना, एल का मान 1 है और एम का मान क्या है, 0 है। तो देखो 3p के अंदर 3 कक्षक होंगे, एक पी एक्स होगा, एक पी वाई होगा, एक पी जेड होगा, है ना। यानी कि एल का मान 2 है तो या तो -2 1, सॉरी एल का मान 1 है तो क्या होंगे, -1 0 और +1। ठीक है। अब ये कह रहा है कि m बराबर 0 वाला कक्षक कितना होगा, तो m बराबर जो 0 वाला कक्षक होगा वो तो एक ही कक्षक होगा, है ना। वो कौन सा होगा, पी जेड होगा, पी जेड होगा। ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वांटम संख्या पे जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए, ये डी कक्षकों की आकृति पे प्रश्न है। हमें पता है कि डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं ना। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखो डी जो ऑर्बिटल होते हैं ये 5 होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अगर इन तीनों को देखें, है ना, तो इन तीनों में जो इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये अक्षों के बीच में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं निरक्षीय। ठीक है ना, इक्वेटोरियल। और इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो अक्ष के ऊपर होते हैं, इसलिए इनको एक्सियल यानी कि अक्षीय बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ध्यान दें अपने किस किस पे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या है, ये द्विडंबलाकार है, यानी कि दो दो डंबल है इन सब में। ठीक है। लेकिन जो डी जेड स्क्वायर है इस पे एक ही डंबल है ना, एक डंबल है इसमें। तो मतलब ये डी जेड स्क्वायर जो है इन चारों से ऊर्जा में आकृति में क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, सबका आकार सेम होता है ना। चौथी बात, 500 की 500 की ऊर्जा समान होती है, इसलिए इन 500 को हम क्या कहते हैं, समरस कक्षक बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स कक्षकों की आकृतियां एक दूसरे के समान होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की आकृति एक दूसरे के समान होती है, ये गलत बात। देखो डी जेड स्क्वायर में तो एक ही होती है ना, जब डी जेड स्क्वायर बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, हम इस टाइप से बनाते हैं, ये डी जेड स्क्वायर है। लेकिन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ये देखो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे बनाते हैं। तो क्या इन दोनों की आकृति सेम है क्या, नहीं है, तो ये बात क्या पे क्या होगी, ये गलत बात होगी। तो आंसर एस कथन कौन सा हो गया, एक नंबर ही हो गया। ठीक है। सभी 5 डी कक्षक संगत क्रम से 4D कक्षक से भिन्न आकार के होते हैं, यानी कि 5D कक्षक है वो 4D कक्षक से आकार में क्या होंगे, भिन्न होंगे। ये बात बिल्कुल क्या है, सही बात है। ठीक है ना, क्योंकि 4D का साइज बड़ा होगा और 5D का साइज क्या होगा, छोटा होगा। सॉरी, 4D का साइज छोटा होगा और 5D का क्या होगा, बड़ा होगा। सभी 5 4D कक्षकों की आकृतियां क्रमानुसार 3D कक्षकों से मिलती जुलती है। तो 500 4D कक्षक है ना, उनकी आकृति 3D से मिलती जुलती होगी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आकृति तो सेम ही रहेगी। किसी परमाणु में मुक्त अवस्था में सभी 5 3D कक्षक ऊर्जा में तुल्य होते हैं, बराबर ऊर्जा होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये आपको मैंने डी कक्षक का वर्गीकरण करके बता दिया। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, एक नंबर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, यदि हीलियम आयन की दूसरी बोर कक्षा की त्रिज्या कितनी देखिए आपको 105.8 पिकोमीटर है, तो लिथियम +2 आयन की तीसरी बोर कक्षा त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो अगर बोर कक्षा त्रिज्या की बात करें तो बोर कक्षा त्रिज्या किसके बराबर है, 0.529 इंटू n²/z। ठीक है। तो इसके लिए हीलियम आयन की दूसरी बोर कक्षा त्रिज्या यानी कि n का मान 2 है, कितनी दे रखी है आपको, 105.8 दे रखी है। कब, जब इसका मान कितना है, 2 है। 4 जेड का मान हीलियम के लिए कितना होता है, 2 होता है। ठीक है। तो इसका कितना आएगा, ये कह रहा है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है, तो लिथियम +2 आयन की तीसरी बोर कक्षा त्रिज्या क्या होगी, तो लिथियम +2 आयन की तीसरी बोर कक्षा निकालनी है, तो 0.529 है ना, n² का मान कितना हो जाएगा, 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है। और लिथियम आयन के लिए जेड कितना होता है, 3, तो 3 से 3 9 को ओपन करेंगे। ठीक है। तो कितना आएगा ये 0.529 इंटू 3, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो देखो 9 × 27 3 6 1 9 27 3 6 6 2 8
5 दिया 15, यानी कि 1.58 ये किस में आएगी, एंग्स्ट्रॉम में आएगी। ठीक है, और जब आप इसको पिकोमीटर में बदलोगे तो ये कितना आएगा, 1.10 की घात सॉरी पिकोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं, क्वेश्चन को लैंग्वेज बढ़ाई भी थी, बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एंग्स्ट्रॉम को पिकोमीटर में बदलना है, क्योंकि एक एंग्स्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम +2 तथा Cl- की अनंत अनुता पर मोलर आयनिक चालकताएं 106.1 तथा 76.3 है ना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो MgCl2 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, है ना। तो अगर हमें MgCl2 की निकालनी है तो MgCl2 की किस किस के बराबर होगी, जो मोलर चालकता है वो बराबर होगी मैग्नीशियम +2 की मोलर चालकता प्लस 2 Cl- आयनिक की मोलर चालकता। मैग्नीशियम +2 की मोलर चालकता कितनी है, 106.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, प्लस 2 इंटू क्लोराइड कितनी है 76.3 है ना। तो 106.1 प्लस इनको आप पॉइंट गुणा करो 2 से, तो 6 दूनी 12 7 14 रहेगा 15 152, ठीक है ना। ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो आप, है ना, तो 252 और 258 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 है। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, 1 नंबर आंसर आ जाएगा ना। तो ये कोलराउस के नियम पर आधारित प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपको पता है कि सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न ऐसा कोलराउस के नियम पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 100% आता है। ठीक है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि अपनी जो बुक है एग्जाम एल की उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, N/10 केसिल विलीन की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट चालकता दे रखी है आपको ना, विशिष्ट चालकता जिसको अपन कैसे लिखते हैं, विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमण होती है। ठीक है ना, ये इसका मान कितने रखा आपको, दे रखा 0.0212 ओम इनवर्स है और सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। ठीक है, इस विलीन युक्त सेल का प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध दे रखा है आपको, प्रतिरोध कितने दे रखा है आपको, ये दे रखा है 55 ओम दे रखा है। ठीक है, तो सेल स्थिरांक पूछा है ना, तो सेल स्थिरांक देखो, सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक जो होता है वो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है, अनुपात होता है ना। ठीक है, तो अगर विशिष्ट प्रतिरोधकता किसके बराबर होती है, विशिष्ट प्रतिरोधकता बराबर होती है 1/k, है ना। प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध में ये संबंध होता है। ठीक है, तो मतलब ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा k इंटू आर, यानी कि दोनों का गुणा कर दिया जाए। ठीक है, दोनों गुणा करेंगे, k का मान कितना है 0.0212 और r का मान कितना है 55, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1.66 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। तो आंसर नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, एक आपको अगर सेल स्थिरांक है ना, सेल स्थिरांक को जिसको अपन जी स्टार से कभी बार लिख देते हैं, इसका अगर मात्रक पूछ ले, ठीक है, तो ये सेल स्थिरांक वैसे क्या होता है, लंबाई बटा मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है अनुपात होता है। इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक आएगा मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मात्रक आएगा। बाकी आपको विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, इन सब की आपको मात्रक याद रहनी चाहिए, यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है, तुल्यांक की चालकता वगैरह। ठीक है, तो बताओ सेल स्थिरांक जो होता है वो किसके बराबर हो गया, सेल स्थिरांक जो है ना, वो विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है, तनुता बढ़ाने पर विलीन की चालकता बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, तनुता बढ़ाने पर जो है आयन की संख्या बढ़ती है, और आयन की संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा, तनुता बढ़ने पर विलीन की विद्युत चालकता बढ़ती है, ये भी सही बात है, एक ही बात है, सेम ही चीज है। तनुता बढ़ने पर विलीन की विशिष्ट चालकता बढ़ती है, ये गलत कथन है क्या, विशिष्ट चालकता जो है ये क्या करती है, घटती है। क्यों, क्योंकि तनुता बढ़ने पर इकाई आयतन में जो मुक्त आयन थे उनकी संख्या घटती है, इसलिए विशिष्ट चालकता क्या करती है, घटती है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट पॉइंट उठाए हुए हैं। अनंत तनुता पर विद्युत चालकता में सभी घटक आयनों का क्या होता है, योगदान होता है, यही अपने कुलराउस के नियम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया इसका, सी आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस रखना इस टाइप के क्वेश्चन की। ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाएगा तो ये आपके लिए वहां पे समस्या खड़ी कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है उनके लिए कंसेप्ट आप आराम से एनसीईआरटी पढ़ करके क्लियर करके जाए, या एग्जाम की जो बुक है वहां से पढ़ के इसको क्लियर करके जाए। अल्प विलय लवण की विलेयता एस, है ना, विलेयता, विलेयता क्या होती है, एस, एस किस में होता है, मोल प्रति लीटर विलेयता, है ना। तो मैं इसको एक टाइप से कह सकता हूँ, सांद्रता कह सकता हूँ। ठीक है, कैपिटल एम, इसको मोलरता भी कह सकता हूँ मैं, मोलरता भी मोल प्रति लीटर में होती है, तो विलेयता भी क्या होती है, मोल प्रति लीटर में होती है। मतलब मोलर चालकता जिसको हम जो है लेमडा नोट से लिख रहे हैं, सॉरी, आपस में निम्न प्रकार संबंधित है ना। तो देखो, जो मोलर चालकता होती है ना, ये विशिष्ट चालकता इंटू 1000
अपॉन मोलरता से बार संबंध होता है। तो यहाँ पे मोलरता जगह क्या मान रखा है, विलेयता मान रखा है, तो S बराबर क्या आ जाएगा K इंटू 1000 बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा इसका लेमडा नॉट यानी कि मोलर चालकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये संबंध याद रखना, एग्जाम में एनसीईआरटी में दे रखा है, सीधा पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, Fe+2 Fe में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी Fe+2 है यहाँ पे, देखिए Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe में कन्वर्ट हो रहा है और उसको आपका अपचयन विभव दे रखा है, मानक अपचयन विभव दे रखा है -0.44 वोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार Sn+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके परिवर्तित हो रहा है Sn में और इसका आपको मानक अपचयन विभव दे रखा है 0.14 वोल्ट, यानी कि दोनों को आपको क्या दे रखे हैं, SRP दे रखे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। आपको पूछा है कि इस अभिक्रिया के लिए मानक विद्युत वाहक बल क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए, तो इसमें देखें तो देखो इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो अगर इसके लिए रिडक्शन ई नोट होगा तो ई नोट कितना होगा, -0.44 वोल्ट होगा इसके लिए, है ना। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है और ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें इसका क्या लिखना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.14 वोल्ट हो जाएगा, जो प्लस का था वो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको क्या निकालना हो, जो तो भाग बल निकालना हो, ठीक है ना। तो देखो जब आपको अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो और आपको क्या निकालना हो, ई नोट सेल निकालना हो, तो आप क्या करोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड निकालोगे, ठीक है। कैथोड माइनस ई एनोड कैसे निकालोगे, कि जिसके लिए, है ना, वैल्यू ज्यादा है मानक अपचयन विभव वो कैथोड का होगा और जो मानक अपचयन विभव कम है वो क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है ना। लेकिन हमें तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकालना है, हमारे पास तो क्या है, एसआरपी है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐसी कंडीशन दे रखी हो, एसआरपी दे रखी हो और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हमारे पास हो, ठीक है ना, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, फिर हम ई नोट सेल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तब हम एक तरीका और होता है वो, ठीक है, हम क्या करेंगे, एसआरपी और एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये कैथोड की तरह काम करेगा, ये एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास एसआरपी का मान कितना है, ठीक है, अगर आपको दे रखे हो, है ना, तो अब यहाँ पे कैथोड कौन होगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए अगर देखें तो जिसका मान ज्यादा होगा वो कैथोड होगा, ज्यादा किसका है, 0.14 है, तो 0.14 प्लस, ठीक है, माइनस क्या करेंगे अपन, एनोड लिखेंगे, एनोड का मान कितना है 0.44, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 0.30 वोल्ट, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी नंबर आंसर, ठीक है ना। तो अगर हमें इस टाइप से करना हो ना, तो कैथोड और एनोड से निकालना हो, ठीक है, तो अपने इस टाइप से इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कॉपर+2 एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में और उसके लिए E1 का मान रखा है 0.337 वोल्ट, ठीक है। फिर इसी प्रकार, अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सॉरी, है ना। इसी प्रकार कॉपर+2 जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो रहा है कॉपर+ में और इसके लिए E2 का मान दे रखा है अपने को कितना, 0.153 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो अर्थ सेल, यानी कि आपको अर्थ सेल कॉपर+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो उसके लिए आपसे क्या पूछा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि E3 क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहां अगर ध्यान से देखें तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, यहां पर एक का चेंज हो रहा है। जब ऐसी कंडीशंस आ जाए तो हम क्या करते हैं, फिर इनको जो है सीधा सोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं फिर इनको, है ना, इस टाइप से सोल्व करेंगे। हम इनके लिए क्या निकालेंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन निकालेंगे और गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन किसके बराबर होता है, डेल्टा जी बराबर होता है -F × E, ठीक है। जैसे पहले के लिए डेल्टा G1 मान लो तो ये E1 हो जाएगा, दूसरे के लिए डेल्टा G2 मान लो तो -NF E2 हो जाएगा और तीसरे के लिए डेल्टा G3 मान लो तो -NF E3 हो जाएगा, ठीक है। मुझे E3 निकालना है ना। अब देखो रिएक्शंस ध्यान से देखें, ये कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये कॉपर+2 एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब इधर कॉपर रहना चाहिए और इधर कॉपर+, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टना पड़ेगा, किसको, E2 को, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है अगर E3 चाहिए मेरे को, ठीक है, तो मुझे गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन निकालना पड़ेगा और गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो आपका पहले वाला है ना,
इस वाला इसमें से ये घटा दूंगा। कैसे देखो, अगर मैं ऐसा करता हूँ डेल्टा G3 निकालता हूँ, डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 करता हूँ, है ना। डेल्टा G3 किसके बराबर होगा, माइनस एन। एन का मान कितना है इसके लिए, एक है। ध्यान से देखो, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हो रहा है तो एक हो गया इंटू एफ। ठीक है, E3 मुझे निकालना है बराबर डेल्टा जी के लिए माइनस एन का मान कितना हो गया, देखो दो हो गया, है ना। E1 के लिए दो, दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, तो दो हो गया ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो इंटू एफ इंटू E1 माइनस। ठीक है, फिर क्या करेंगे अपन, डेल्टा G2, तो माइनस एन। एन का मान कितना हो गया इसमें, डेल्टा G2 के लिए जो एन का मान है वो हो जाएगा आपका एक। ठीक है, भी यहाँ पे वैसे प्लस आएगा लेकिन प्लस माइनस 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 हो जाएगा, एफ एफ और E2। ठीक है, तो मतलब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ देखो एफ एफ सब में कॉमन आ जाएगा, तो ये एफ कट जाएगा सब में। ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा माइनस E3 बराबर। ठीक है, E3 बराबर जो है ये, एक मिनट, E3 बराबर क्या आएगा, E3 बराबर आएगा E1 कितना, 2E1 माइनस, अच्छा पहले मैंने माइनस कॉमन लेकर के सीधे माइनस काट दिए इनके। ठीक है ना, ये माइनस यहाँ पे नहीं रखने अपने को। ठीक है, E2 यानी कि 2 गुणा E1 का मान 0.337 माइनस 0.153, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 0.526 आ जाएगा, 521 आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रश्न अगर आपको निकालने हो ना, देखो कैसे निकालोगे आप। देखो अपने को इन दोनों समीकरण से, ये जो दोनों समीकरण है इन दोनों से मुझे ये समीकरण बनानी है। तो ये समीकरण कैसे बनेंगे, देखो इधर कॉपर आना चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो अगर जैसे कॉपर +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बदल रहा है किसमें, कॉपर में बदल रहा है ना। और अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं, E2 को घटा दूं, उल्टा करके लिख दूं, ठीक है ना, यानी कि कॉपर प्लस और कॉपर +2 और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये घटा दूं। ठीक है, देखो कॉपर +2 से कॉपर +2 घट गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन घट गया, तो पीछे क्या बच गया, कॉपर प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और आगे क्या है, कॉपर। ये समीकरण मेरे पास आ गई। ठीक है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो पहले वाला E1 है उसमें से E2 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी कि मुझे अगर E3 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, E2 माइनस E1। अब E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। ठीक है ना, E1 में देखो जितने इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहे हैं उसका मान रख दो, और E2 में जितने इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहे हैं उनका मान रख दो, है ना। तो देखो E1 में 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं तो सीधा 2 का मान रख दिया, 2 गुणा कर दिए। ठीक है, E2 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 का मान रख दिया, तो यहां से आपका सीधा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे तो डेल्टा जी वाला इतना लंबा प्रोसेस करके निकाल सकते हैं, है ना। नहीं तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, भी आपको ये देखना है कि मुझे प्रश्न में जो दे रखा है कि मुझे कैसे क्या करना है, एक मिनट सॉरी, मुझे इसके लिए निकालना है ना। तो मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी है, कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन देकर के कॉपर में कन्वर्ट हो, और ये इक्वेशन बनेगी किन दोनों से, इन दोनों से। तो कैसे बनाए, है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है, चलो समान नहीं है कोई बात नहीं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको 2 से गुणा कर दो, इसके 1 इलेक्ट्रॉन इसको 1 से गुणा कर दो, है ना, तभी डेल्टा जी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे। तो डेल्टा G3 निकालोगे आप, तो ये डेल्टा G1 में से आपको डेल्टा G2 क्या करना, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए C1 सांद्रता है, और कॉपर +2 C2 सांद्रता से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ई सेल माइनस ई नोट सेल, है ना। तो एक अपन नैनोट्स इक्वेशन पढ़ते हैं, आपको पता हो तो, ई सेल निकालते हैं नैनोट्स समीकरण से, तो वो किसके बराबर होता है, ई नोट सेल माइनस 0.0592 या 91 मान लो बटा में n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2/C1, ऐसे अपन जो है निकालते हैं। नैनोट्स इक्वेशन आपको पता हो तो अपने निकालते हैं इस टाइप से। ठीक है, सॉरी C1/C2। ठीक है ना, तो अब देखो ये कह रहा है कि ई सेल माइनस ई नोट सेल, इसका मान कितना दे रखा है, ये, यानी कि इसको अगर इधर लाएं, ई सेल माइनस ई नोट सेल करें तो ये किसके बराबर, -0.059 का मान देखो सब में 2 है। ठीक है, log C1/C2, इसका मान कितना है, 0.0591 है, बराबर -0.0591 बटा में 2 log C1/C2। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, है ना। तो देखो
log C1 बटा C2 बराबर क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो अगर इधर से log हटाओगे तो C1 बटा C2 किसके बराबर आएगा, इधर से log हटाओ 10 के माइनस क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, एक नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, नैनसेट्स इक्वेशन पे प्रश्न है ये। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, नैनसेट्स इक्वेशन जब देते हैं तो ये चीज हमें नहीं दी होती है ना, तो हमें ये देखना पड़ता है अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, दो दो इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हो रहा है, तो आप सीधा जो है एसआरपी या एसओपी वाला कंसेप्ट निकाल के लगा के निकाल सकते हैं। अगर असमान है ना तो फिर आपको वही क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप इसका नाम मान निकालोगे, फिर आप इस पूरे को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध विक्रिया के मानक अपचयन विभव दे रखे हैं आपको, ये कुछ, ठीक है ना, ये सारे मानव अपचयन विभव है। प्रबलतम उपचायक, उपचायक मतलब ऑक्सीकारक और अपचायक क्रमशः, है ना। तो देखो जब भी आपको अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हो, ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग पावर होती है, अपचायक जो क्षमता होती है, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वही तुलनानुपाती होती है। जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी उसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी उसकी, कम होगी। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें से प्रबलतम अपचायक कौन सा है, सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इसका है, इसका आयोडीन का है। ठीक है ना, तो ये सबसे प्रबलतम अपचायक कौन सा हो गया, प्रबलतम जो अपचायक हो गया वो कौन सा हो गया, आपके I- हो गया। ठीक है, अच्छा प्रबलतम उपचायक कौन सा होगा, जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन सबसे ज्यादा किसके लिए है, इसके लिए है ना, या और कोई नहीं, ये तो ये तो हो गया प्रबलतम उपचायक यानी कि ऑक्सीकारक, और ये क्या हो गया, प्रबलतम आपका अपचायक हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आपको देखना है ऑक्सीडाइजिंग पावर देखनी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर समानुपाती स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये इनमें संबंध होता है। ठीक है ना, जिसका मानक अपचयन भी वो ज्यादा होगा उसको दूसरे को अपचयन ऑक्सीकरण करने की क्षमता क्योंकि सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, असुमिलित है, लिथियम बोरॉन बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन, है ना, प्रथम आइए। ठीक है, तो अगर हम द्वितीय आवर्त को देखें तो द्वितीय आवर्त क्या होता है हमारा, ये होता है लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन। अगर बात करें इधर से इधर जाते हैं तो हमें पता है एटॉमिक रेडियस घटती है, एटॉमिक रेडियस घटती है तो इनकी प्रथम आयन है वो क्या करती है, बढ़ती है। लेकिन इसमें दो जगह जो है विचलन देखा जाता है ना, यहाँ इस टाइप से ये जो है चेंज होता है। कैसे, लिथियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम नहीं आता, बोरॉन, बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि बोरॉन बेरिलियम के अंदर पूर्ण पूरित विन्यास होता है 2s2, इसलिए इसकी प्रथम आयन एंथैल्पी बोरॉन से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की क्या होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर अर्धपूर्ति विन्यास पाया जाता है, और अर्धपूर्ति विन्यास के कारण नाइट्रोजन की जो आपके प्रथम आयन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर आगे ये क्रम होता है, तो इसके अनुसार देखें तो ये क्रम बिल्कुल क्या है, सही क्रम है। ठीक है, दूसरा देखो सिलिकॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, तो और टॉप अपने उसमें वर्ग में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, घटती है। तो बात हो रही है नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फैमिली की, तो अगर इधर से इधर जाएंगे तो इसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा सिलिकॉन, सिलिकॉन कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसकी क्या होगी, इनसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, उससे कम कार्बन की, और उससे कम किसकी होगी, सिलिकॉन होगी। तो ये भी कथन बिल्कुल क्या है, सही है। 119 का प्रतीक है ना, तो 119 क्या होता है, 119 अन अन, ठीक है, अन अन नीलियम। ठीक है, तो अन अन, तो अन अन का मतलब क्या आ जाएगा, यू यू, और आगे नीलियम मतलब क्या आ जाएगा, एन, तो नयम यानी कि ये भी क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर है मैग्नीशियम +2 एल्यूमिनियम +3 सोडियम प्लस और F- आयनिक त्रिज्या क्रम दे रखा है ना। तो देखो हमें पता है कि अगर सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है, ये अपने आप में ध्यान से देखें तो 10-10 इलेक्ट्रॉन है सब में, तो जिसके अंदर जितना ज्यादा ऋणावेश होगा उसका आकार उतना ही बड़ा होता है, और जिस पर जितना ज्यादा धनावेश होता है उसका आकार उतना ही छोटा होता है ना। तो इसका आकार तो सबसे बड़ा होगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखो एल्यूमिनियम +3 का आकार मैग्नीशियम +2 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम +2 पे प्लस का 2 आवेश है, लेकिन एल्यूमिनियम पे क्या है, प्लस का 3 आवेश है, इसलिए यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा और साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो रियल क्रम तो ये होना चाहिए फिर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, डी नंबर आंसर हो गया, ये तो राइट कथन है। ठीक है,
ठीक है, अन अन ननियम है ना। नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 32 पे। स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड के साथ में उचित मिलान कीजिए। उप धातु दे रखी है आपको एक तरफ से, अच्छा एक तरफ दे रखे उप धातु रेडियो एक्टिव और संक्रमण, और आपको क्या दे रखिए चालकोजन। ठीक है, तो देखो उप धातु आर्सेनिक, यानी कि फर्स्ट का कौन सा हो गया, 3 हो गया। ठीक है, रेडियो एक्टिव इनमें से कौन सा होता है, रेडियो एक्टिव जो है वो होता है यूरेनियम, कौन सा हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। संक्रमण धातु इनमें से कौन सी है, संक्रमण धातु है सिल्वर, यानी कि कौन सा हो जाएगा 2 नंबर। और चालकोजन यानी कि ऑक्सीजन फैमिली का कौन सा होता है, सेलेनियम, यानी कि 1 नंबर। 3 4 2 1, 3 4 2 1, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल सा प्रश्न है ना। आवर्त सारणी पर तत्वों की स्थिति के बारे में पूछ रही है आपसे, अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड का उचित मिलान कीजिए। ठीक है, तो उचित मिलान करना है इनका भी, एक तरफ आपको स्तंभ फर्स्ट है तो स्तंभ सेकंड से क्या करना है, इसको मिलान करना है ना। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये आपस में क्या दर्शाते हैं, ये विकिरण संबंध दर्शाते हैं, यानी कि ये बिल्कुल सही है, इसका फर्स्ट हो गया। एस और पी खंड तत्व जो होते हैं, एस और जो पी खंड के तत्व होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको अपन जो है एस और पी खंड के जो तत्व होते हैं इनको हम बोलते हैं सामान्य तत्व। ठीक है, थर्ड आवर्त के तत्व जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रारूपिक तत्व बोलते हैं। थर्ड आवर्त के तत्व क्या कहलाते हैं, प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। और NH2 NP1 से NH2 NP5 ये पी खंड के तत्व है, डी का 2, डी का 2 है ना। ये क्या है, ये पी ब्लॉक के तत्व है ना, इसका 2 हो जाएगा। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट का 1, बी का कौन सा हो जाएगा 4, सी का कौन सा हो जाएगा थर्ड, 1 4 3 2, 1 4 3 2, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें देखें 19वां किस में आएगा, 19 में क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम कौन से खंड का है, एस खंड का है, ये रहा। 22 टाइटेनियम, टाइटेनियम कौन से खंड का है, अच्छा इसका 4 हो गया। टाइटेनियम कौन से खंड का है, डी खंड का है, 4 के बाद में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 32 सल्फर, सल्फर कौन से खंड का है, पी ब्लॉक है, 3 के बाद में क्या आ जाएगा, 3 के बाद में आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा, यानी कि सॉरी आप ही खंड का है। ठीक है, 64 कौन सा आएगा, एफ ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है,